हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं इन्वायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जो कि चैप्टर नंबर 9 है इंडियन इकोनॉमी का। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट हमारा इन्वायरमेंट क्या होता है। तो टोटल प्लानिटरी इनहेरिटेंस एंड टोटलिटी ऑफ ऑल रिसोर्सेज, यानी कि जो भी प्लानिटरी इनहेरिटेंस हमको मिला है और जो टोटलिटी ऑफ ऑल रिसोर्सेज है वो इन्वायरमेंट में आ जाते हैं। इसमें और क्या आता है, इंक्लूड्स बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स। बायोटिक का मतलब हो गया, ये बचपन में भी आपने पढ़ा है, लिविंग एलिमेंट्स। और दूसरा होता है एबायोटिक, जो कि है आपका नॉन लिविंग एलिमेंट्स। ठीक है, फंक्शंस क्या है, अच्छा देखना, ये चैप्टर तो आता है बट ये नहीं कि इन्वायरमेंट क्या है और इसके फंक्शंस क्या है ये पूछ दिया जाएगा, इतना इजी भी नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, तो ध्यान में रखना। चलिए तो फंक्शंस देखते हैं क्या है। प्रोवाइड्स रिसोर्सेज फॉर प्रोडक्शन, ठीक है ना। अब जैसे रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं वो एग्जॉस्ट नहीं हो सकते, मतलब दोबारा रिन्यू हो जाते हैं, जैसे ओशियन हो गया, एयर हो गया, ठीक है, वाटर वगैरह। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या हैं जो एग्जॉस्ट हो जाएंगे, जैसे फॉसिल फ्यूल आपका कोल, पेट्रोलियम, ऑयल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है इन्वायरमेंट एसिमुलेट्स वेस्ट। एसिमुलेट का मतलब होता है डाइजेस्ट करना एक तरीके से। ठीक है, तो हमें पता है प्रोडक्शन हो रहा है, कंजप्शन हो रहा है चीज़ों का, ठीक है, और लॉट ऑफ वेस्टेज जनरेट होता है, तो उसी का क्या होता है, डिकम्पोजिशन होता है, जो कि हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म करते हैं। इसी को मैं बोल रहा हूँ डाइजेस्ट करना। ठीक है ना, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो डाइजेस्ट कर लेते हैं इन्वायरमेंट में। इन्वायरमेंट सस्टेन्स लाइफ, इन्वायरमेंट की ही वजह से हमारी लाइफ चल रही है, क्योंकि सन हो गया, सॉइल, वाटर, एयर, ये सब बेसिक नेसेसिटीज हैं हमारे, जो हमको इन्वायरमेंट से मिला हुआ है। प्रोवाइड एस्थेटिक सर्विसेज, एस्थेटिक को हिंदी में कहते हैं सौंदर्य। ठीक है ना, जैसे लैंड हो गया, फॉरेस्ट, वाटर बॉडी हो गया, ये सब स्किनिक ब्यूटी देता है, जो कहीं ना कहीं हमें अच्छा लगता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है, कैरिंग कैपेसिटी। अब ये कैरिंग कैपेसिटी क्या होता है वो देखते हैं। पहले जो चीजें दी हुई है वो हम मतलब पहले देख ले रहे हैं, उसके बाद मैं बताऊंगा रियली में जब नहीं होता है तो क्या होता है। तो रिसोर्स का एक्सट्रैक्शन, यानी हमें रिसोर्स का एक्सट्रैक्शन कम करना चाहिए। जैसे कोल हो गया, पेट्रोल हो गया, तो उसको हमें कम यूज करना चाहिए, बाहर कम निकालना चाहिए। ठीक है, दूसरा क्या है, रिसोर्स जनरेशन, यानी रिसोर्स, नए नए रिसोर्सेज को बनाना, जनरेट करना, वो हमें ज्यादा करना चाहिए। जनरेशन ऑफ वेस्ट, जनरेशन ऑफ वेस्ट हमें क्या करना चाहिए, कम। ये छूट गया है गलती से, आप लोग अपने नोट्स में इसको प्रिंट निकालना होगा, प्रिंट निकाल सकते हैं या देखेंगे तो आप याद कर लेंगे। जनरेशन ऑफ वेस्ट हमें क्या करना चाहिए, कम करना चाहिए। क्यों, वेस्टेज ज़्यादा होगा तो इन्वायरमेंट की जो जो मैं भी डिकम्पोजिशन बता रहा था, तो डाइजेस्ट करने की जो कैपेसिटी होती है वो घटती है, और एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी क्या होनी चाहिए, वो ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन अभी जो भी हमने पढ़ा हो क्या रहा है, इसका उल्टा हो रहा है। मैं दोबारा बता रहा हूँ, रिसोर्स एक्सट्रैक्शन कम होना चाहिए, हम ज़्यादा कर रहे हैं। रिसोर्स जनरेशन ज़्यादा होना चाहिए, रिसोर्स जनरेट हम कम कर रहे हैं। जनरेशन ऑफ वेस्ट हमें कम करना चाहिए, हम रिसोर्स जो वेस्टेज है वो जनरेट ज़्यादा कर रहे हैं। एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन अब धीरे धीरे क्या हो रहा है, एब्जॉर्प्शन की कैपेसिटी जो है इन्वायरमेंट की वो डिक्रीज हो रही है। ठीक है, तो अगर ये ऐसे ही होगा तो ठीक है, लेकिन जो मैंने अभी अपोजिट बताया, जो कि हम लोग रियली में कर रहे हैं, तो अगर गलत तरीके से होगा तो क्या होता है, हमारे इन्वायरमेंट में क्राइसिस आता है। यानी अगर हम वेस्टेज ज़्यादा करेंगे, जैसे प्लास्टिक देखते हैं आपको, वो सी में भी मिल रहा है, लैंड में भी मिल रहा है, उसके वजह से एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी घट रही है। कोल पेट्रोलियम का हम इतना यूज़ कर रहे हैं, पॉपुलेशन काफ़ी तेज़ी से बढ़ चुका है पूरे वर्ल्ड लेवल पे। ठीक है, तो इसके वजह से क्या आता है, इन्वायरमेंटल क्राइसिस आता है। ठीक है, तो अब देख लेते हैं रीजन क्या क्या है इन्वायरमेंटल क्राइसिस के। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, ठीक है, पॉपुलेशन बहुत बढ़ गया। अब जितना पॉपुलेशन बढ़ते जा रहा है, अब जो भी इंसान, एक बच्चा नया जो आता है, उसको रिसोर्स चाहिए, वो भी कार चाहता है, वो भी घर चाहता है। ठीक है ना, तो स्कूल जाएगा, नोटबुक्स चाहिए, तो ये सब में रिसोर्सेज खर्चा होते हैं, पेड़ कटेंगे। ठीक है, सिर्फ पेड़ नहीं है, और बहुत सारी चीजें हैं जिसका ये यूज करेगा, और वेस्टेज भी बहुत जनरेट करेगा। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ, मशीन्स आए, इंडस्ट्रीज आए, उसकी वजह से बहुत सारा पोल्यूशन हो रहा है। ठीक है, एयर पोल्यूशन हो रहा है, वाटर पोल्यूशन हो रहा है, ठीक है, लैंड पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन। ठीक है, चलिए, एक्सट्रैक्शन ऑफ रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। तो रिन्यूएबल रिसोर्स तो हम अभी सीखे हैं कुछ हाल फिलहाल में, जैसे सोलर हो गया, विंड हो गया। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है उसका तो हम डेली, आप
थोड़ा सा इमेजिन करोगे तो आपको थोड़ा खौफनाक लगेगा। जैसे आप किसी भी सिटी में हैं या जहां आप पेट्रोल लेने जाते हैं, आप देखिए वहीं पे एक दिन में, वन डे में कितना पेट्रोल लोग यूज करते होंगे या खरीदते होंगे। आप सोचिए पूरे इंडिया में एक दिन में कितना पेट्रोल का खपत होता होगा, तो वर्ल्ड में कितने लेवल पे होता होगा। इस स्पीड से हम पेट्रोल का यूज कर रहे हैं, तो कहाँ ये रिसोर्सेज बच कहाँ जाएंगे। कोल का, इलेक्ट्रिसिटी देखिए, आज बहुत सारे घरों में आप देखेंगे जो छोटे छोटे बच्चे हैं ना, वो इतना कंफर्ट में जीवन जी रहे हैं, वो 5 मिनट अगर लाइट कट जाए और गर्मी का दिन हो, वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। हर घर में अब वो भी आ गया, क्या इन्वर्टर कहते हैं, लेकिन गर्मी उनसे बर्दाश्त नहीं होगी। ठीक है, तो ये बिजली आ कहाँ से रही है, तो एनटीपीसी से आ रही है। एनटीपीसी में बिजली कैसे बन रहा है, कोल वगैरह से बन रहा है, तो उतना सारा कोल जल रहा है। ठीक है, एक्सटिंक्शन ऑफ मेनी रिसोर्सेज, ठीक है, बहुत सारे रिसोर्सेज एक्सटिंक्ट हो गए, बहुत सारे एनिमल्स एक्सटिंक्ट हो गए, बर्ड्स। चलो बर्ड्स और एनिमल्स का तो हमें पता भी रहता है, इंसेक्ट्स जो कि हमारे इन्वायरमेंट के लिए बहुत जरूरी हैं, वो कितने सारे खत्म हो गए। ये भी तो एक तरीके का इन्वायरमेंट का डाइजेशन का ही काम कर रहे हैं ना। हर कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही थोड़ी करेंगे। जो आपने फूड साइकिल पढ़ा होगा, एक्चुअली फूड साइकिल तो सिंपल फूड साइकिल तो होता ही नहीं है, फूड वेब समझ लीजिए आप। ठीक है, तो अगर यही नहीं रहेंगे तो जो छोटे छोटे होते हैं, जो बड़े जानवर मर गए, उनको थोड़े थोड़े ये इंसेक्ट्स खाते हैं, वो तो खाएंगे ही नहीं, वो पड़ा रहेगा बहुत दिनों तक। डेवलपमेंट प्रोसेस, ठीक है ना, डेवलपमेंटल प्रोसेस के नाम पे हमने बहुत सारा पोल्यूशन क्रिएट कर दिया एटमॉस्फेयर में। ठीक है, इसी के वजह से तो फिर अब ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन डिप्लीशन देखिए आ ही है। ग्लोबल इन्वायरमेंट इश्यूज जैसे ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है ना, टेम्परेचर का बढ़ना, ठीक है, 1.5 डिग्री से लेकर 2 डिग्री सेल्सियस तक हो गया है हर एरिया का, पूरे वर्ल्ड लेवल पे। ओजोन का डिप्लीशन, अब ओजोन डिप्लीट जितना होते जाएगा तो जो यूवी रेडिएशन है वो आएंगे, तो फिर स्किन कैंसर्स के डिजीजेस बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया है, अब किस साल पूछा गया है मेरे को पता नहीं, लेकिन इंपॉर्टेंट है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ निगेटिव इन्वायरमेंटल इंपैक्ट आर हाई, मतलब क्या है, पहले ये समझो। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा, उसको हम क्या बोलते हैं, नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव यूज। ठीक है, ये पढ़ के आए थे आप एग्जाम्पल में। जैसे मान लीजिए आप 20,000 का जॉब कर रहे हैं, आपके पास एक और ऑफर है 15,000 का, एक और ऑफर है 10,000 का। तो अगर आप यहाँ जॉब कर रहे हैं तो आपके लिए नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव क्या होगा, 15,000 वाली जॉब। तो ये आपका क्या हो गया, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो गया। ठीक है, ओसी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो यहाँ पे सर इसकी बात क्यों आ रही है, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है, यहाँ क्यों पढ़ रहे हैं। तो क्या हुआ, इंक्रीज फाइनेंशियल कमिटमेंट। तो गवर्नमेंट, ऐसे समझो, मान लो मेरे पास 100 रुपये हैं, ठीक है, इसको मिटा रहा हूं मैं थोड़ा सा। ठीक है, मेरे पास 100 रुपये हैं, तो 100 रुपये मैं खाने में, एजुकेशन में, किसी चीज में भी यूज कर रहा हूँ। लेकिन अगर आने वाले साल में मेरे को 50 रुपये हेल्थ पे खर्चा करना पड़े, तो मेरे लिए, और अब मेरे लिए पैसा घट जाएगा क्योंकि हेल्थ में ही मेरा 50 रुपया जा रहा है। तो अब 50 रुपये के अंदर ही मेरे को एजुकेशन, खाना पीना, ये सबका देखना पड़ेगा। सेम चीज है गवर्नमेंट के लिए। क्या हो रहा है, ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग या ओजोन डिप्लीशन, राइज इन द एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ। गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर हेल्थ को लेके है वो बढ़ गया। अगर वो पैसा हेल्थ में नहीं लगता तो किसी ग्रोथ में या किसी और सेक्टर में वो पैसा लगाते, लेकिन ये करना पड़ रहा है। डिक्लाइन इन एयर एंड वाटर क्वालिटी, अब जाहिर सी बात है जितना वाटर क्वालिटी खराब होगा तो उसके लिए आपको जो मेजर्स लेने होंगे, उसको ठीक करने के लिए जो सॉल्यूशंस लेने होंगे, उसमें काफी ज्यादा पैसा लगेगा। ठीक है, तो ये हो रहा है। तो इसके वजह से जो इन्वायरमेंट में जो प्रॉब्लम्स है, उसके वजह से गवर्नमेंट का काफी ज्यादा पैसा उसमें चला जा रहा है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग क्या है, ऑब्जर्व एंड प्रोजेक्टेड कि जो एवरेज टेम्परेचर है वो बढ़ गया है। ठीक है, अर्थ का, एटमॉस्फेयर का और ओशियन का 0.6 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया है, और इससे क्या होगा, सी लेवल इंक्रीज करेंगे, ग्लेशियर्स हमारे पिघलेंगे और सी लेवल बढ़ेगा। ये लोग, बहुत सारे जो लोग नहीं है, बोलते हैं कि सी साइड, मतलब मेरी खिड़की से सी दिखना चाहिए। देखो अगर आप इस कॉर्नर में रह रहे हो, सी लेवल बढ़ेगा तो सबसे पहले यही लोग इफेक्ट होंगे, जो ये सी साइड वाले घर वाले लोग हैं, यही इफेक्ट होंगे। ठीक है, और ये होते जा रहा है। फ्लड्स आप देख रहे हैं कितना ज्यादा बढ़ गए हैं।
तो हमें ग्लोबल वार्मिंग को रोकना होगा। ग्लोबल वार्मिंग होता कैसे है? बर्निंग ऑफ कोल एंड पेट्रोलियम, ठीक है, डिफॉरेस्टेशन, मीथेन गैस रिलीज इन एनिमल वेस्ट। बोलोगे सर ये क्या बता रही है, समझ नहीं आया। देखो मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं, अगर आप कमेंट करोगे तो मैं हाई लेवल पे भी आपको बता दूंगा, मैं थोड़ा सा लेकिन जो किताब में दिया है कि आपको समझ में आए, क्योंकि मेरे को लगता है 10th में भी बताया जाता है लेकिन उस तरीके से नहीं बताया जाता है कि आप समझ सको। तो देखो ग्लोबल वार्मिंग से पहले हमें समझना होगा GHG, ग्रीन हाउस गैस। ग्रीन हाउस गैस, सर ये ग्रीन हाउस गैस क्यों पढ़ रहे हैं? ग्रीन हाउस गैस क्या है, तुम्हें दिखाया गया होगा कि जैसे ये शीशा का ग्लास का बना हुआ है, इसके अंदर कुछ प्लांट्स लगे हुए हैं। ये खास तौर पर ठंडे इलाकों में किया जाता है। होता क्या है, जब धूप उगता है तो मान लो ये दो रेज जा रहे हैं, ठीक है, और अब इसके अंदर गए तो दो रेज बाहर निकलने चाहिए। एक रे तो बाहर निकल जा रहा है, ये रे को समझोगे आप गर्मी, ठीक है, लेकिन एक रे क्या रह गया, अंदर ही रह गया, ठीक है। ये जो मैंने पॉइंट किया, एक रे अंदर आ गया, तो ये क्या कर रहा है, गर्मी दे रहा है, ठीक है। सेम सिनेरियो हमारे अर्थ के साथ भी है। देखो अगर बोलोगे कि सर ऐसा सच में होता है क्या, तुम नॉर्मली मेरे को बताओ कि मान लो कोई पैन है, मान लो तुम चाय बना रहे हो या कुछ पानी उबाल रहे हो, तुम 100 डिग्री सेल्सियस बढ़ाते हो, ठीक है, वो लोहा जो है वो गर्म होता है, उससे फिर पानी गर्म होता है। या पानी नहीं भी, तुम सीधा लोहा है, कोई लोहा है, लोहा को तुम गर्म कर रहे हो, गर्म हुआ वो, फिर तुमने गैस बंद कर दी। अब ये मेरे को बताओ वो ठंडा हो जाता, तो ठंडा हो जाता तो वो गर्मी जाती कहाँ है? तो बोलोगे सर एटमॉस्फेयर में। तो उसी तरीके से समझो कि ये है हमारा अर्थ, ठीक है। थोड़ा बड़ा बना देता हूँ कि अच्छे से समझ में आए। ये है सन, ठीक है, ये है लेयर, ये है ले, अरे यार ये एक अलग दुख है, ठीक है। ये आई तीन रेज, एक, दो और ये तीन। तो पहले आज से 30 साल, 40 साल, 60 साल पहले हो क्या रहा था कि दो रेज बाहर निकल जाती थी, एक और ये दो, ठीक है। तो तीन रेज आई, दो रेज गई, यानी एक रे है, और उस रे से क्या हो रहा है, ये गर्म हो रहा है। बात समझो, हमारा अर्थ ऐसा है ना, अगर ये नहीं होगा, ये जो लेयर है ये नहीं होगा, तो क्या होगा, जितनी गर्मी हम रिसीव करते हैं उतनी गर्मी फिर रात में बाहर हो जाएगी। जैसे तुम देखो अपना बिल्डिंग, बिल्डिंग गर्म होती है तुम गर्मियों के दिन में, फिर वो ठंडी हो जाती है, तो गर्मी कहाँ जाती है, एटमोस्फेयर में। तो समझो जब तक सूरज हमें दिखता रहेगा, वो गर्मी हम रिसीव करेंगे, बाद में हम छोड़ देंगे पूरी की पूरी गर्मी। तो रेगिस्तान वाला हालत रहता है, यानी सुबह पूरा गर्म और रात में पूरा ठंडा। तो इस लेयर की वजह से क्या होता है ना, ये हीट को ट्रैप कर लेते हैं, ठीक है, और इस हीट ट्रैप करने की वजह से ही यहाँ लाइफ सस्टेन है हमारे अर्थ पे। तो आज से 50-70 साल पहले क्या हो रहा था कि तीन रेज आते थे, दो रेज यहीं रह गए, गर्मी थी, चलो अच्छा उससे लाइफ भी चल रही है। अब क्या हुआ, अब ये लेयर क्या चीज से बना है, ये लेयर वही आपके GHG से बना है, ग्रीन हाउस गैसेस। अब ये ग्रीन हाउस गैसेस में क्या आता है भाई, CO2 आता है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी है, वाटर वेपर है, मीथेन है, ठीक है। तो ये सारे गैसेस आते हैं, तो यानी ये सारे गैसेस सर यूजफुल है, बिल्कुल यूजफुल है। कोई बोलता है ना कार्बन डाइऑक्साइड खराब है, नहीं, हमारे इन्वायरमेंट के लिए कार्बन डाइऑक्साइड बहुत सही है, लेकिन कब तक, जब ज्यादा ना हो। अब हुआ क्या, मैं ये रे मिटा रहा हूं, यानी अभी का प्रेजेंट सिनेरियो ये है कि थ्री रेज आ रहे हैं और जा एक ही रहा है, यानी दो रे अब हमारे अर्थ पे है। तो यानी पहले एक रे था तो गर्मी था, अब दो रे हो गया, तो यानी पहले के हिसाब से गर्मी बढ़ जाएगी। तो अब गर्मी बढ़ जाएगी तो होगा क्या, इसी को हमने ग्लोबल वार्मिंग दी है नाउ। अब ये हो किन चीजों से रहा है, क्या हम बढ़ा रहे हैं, तो GHG गैसेस बढ़ा दे रहे हैं। अब कोल पेट्रोल जला रहे हो तो उसमें क्या निकल रहा है, CO2, तो यहां से CO2 बढ़ गया, ठीक है। डिफॉरेस्टेशन, अब फॉरेस्ट है तो पेड़ का काम क्या होता है, वो CO2 लेते हैं। अब तुमने उसे ही कट कर दिया, तो जितना उसको CO2 लेना था वो तो ले नहीं पाया, तो CO2 और हमारे इन्वायरमेंट में बढ़ा हुआ दिखा। मीथेन गैस जो एनिमल का वेस्ट होता है उसमें, अब याद रखो ऐसे ऐसे, देखो एनिमल्स की भी अपनी एक नॉर्मल पॉपुलेशन होती है, बोलना मेरे को ऐसे नहीं चाहिए, बस समझाने के लिए बोल रहा हूँ, दिल पे नहीं लेना है। जैसे हम भी जो ब्रीड बच्चे पैदा करते हैं तो एक या दो अपने हिसाब से, तो जानवर भी उस हिसाब से ही करते हैं, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, जबरदस्ती कर रहे हैं।
किन जानवरों के साथ जबरदस्ती करें? ऐसे जानवर जो हमारा भला चाहते हैं, जो खास तौर के डेयरी प्रोडक्ट्स के लिए, मीट के कंजप्शन के लिए, ऐसे जानवरों को हम पाल रहे हैं और बहुत ज़्यादा पाल रहे हैं। अब जितना ज़्यादा पाल रहे हो उनका वेस्ट निकल रहा है। वेस्ट से क्या हो रहा है? मीथेन गैस SCH4 होता है शायद, आई थिंक, मेरे को जहाँ तक याद है। अब ये बढ़ रहा है तो इसकी वजह से भी ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी। समझ पा रहे हो? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है ओजोन डिप्लीशन। ओजोन डिप्लीशन क्या है? तो डिस्ट्रक्शन ऑफ ओजोन लेयर। ओजोन लेयर खत्म हो रहा है किस वजह से? प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है ना, एंड अदर फोर्सेस। ठीक है, देखो मेनली तो क्लोरीन घातक होता है सबसे ज्यादा। अगर मैं घातक बोलूं, पहले क्लोरीन तब फ्लोरीन है। ठीक है, 3 होते हैं, मेरे को याद नहीं आ रहा है तीसरा। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन हो सकता है, ये कार्बन नहीं है, कोई और है एक शायद, मेरे को जहां तक याद है। चलो, तो बस इतना समझना है कि यूवी रेडिएशन आने लगेंगे जैसे ही वो लेयर हटा। यानी जैसे मैंने ये अर्थ बनाया था तो इसी के पास एक ओजोन लेयर है O3। ठीक है, इसको O3 से क्लोरीन क्या करता है ना, यही Cl के साथ मिलके Cl2, तो पता नहीं अभी मेरे को इक्वेशन नहीं याद आ रहा है, ये क्या करता है, बस समझो ऐसे मिलके ना O2 बना देता है। ठीक है ना, यानी O3 को ये तोड़ देता है। और ये ऐसा नहीं है कि ये एक बार, यही सिर्फ एक जो है ना क्लोरीन, वो बहुत सारे ओजोन को लेयर को तोड़ता है, इसलिए क्लोरीन बहुत ज्यादा घातक है। ठीक है ना, बहुत सालों तक रहता है वो। तो इफेक्ट्स क्या होगा? मोर यूवी रेज आएंगे जिससे हमें स्किन कैंसर, लो प्रोडक्शन ऑफ फाइटोप्लैंक्टन। फाइटोप्लैंक्टन क्या होता है? ये सी की बात हो रही है। फाइटोप्लैंक्टन होता है जैसे प्लांट समझ लो, छोटे छोटे जो सी में प्लांट्स होते हैं ना, उसको फाइटोप्लैंक्टन कहते हैं। इसी को खाता है जू प्लैंक्टन, फिर जू प्लैंक्टन को छोटी फिश खाती है, फिर ये ऐसे ही साइकिल चलता है। ठीक है, तो इनका भी प्रोडक्शन क्या होगा? धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या किया? एक मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल साइन किया, एक ट्रीटी है, इसमें जितने भी मेंबर्स ऑफ यूएन है, साइनिंग मेंबर्स, उसने क्या बोला कि ना हम कंजप्शन करेंगे, मतलब ना ही हम यूज करेंगे, ना ही प्रोड्यूस करेंगे। किसको? CFC को, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इसको हटाने के बाद क्या आया था? हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, HFC का यूज करो, CFC का यूज तो बिल्कुल मत करो, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, ये मेनली आपको मिलेगा जो रेफ्रिजरेटर्स वगैरह में रहते थे, इसमें क्लोरीन काफी रहता था, तो वो बंद किया गया। ठीक है, इंडिया भी 1992 में पार्टनर हुआ था। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है चैलेंजेस टू इंडियाज इन्वायरमेंट। इंडिया के इन्वायरमेंट में क्या क्या चैलेंजेस है वो देखने हैं और इससे क्वेश्चन आते हैं। तो फर्स्ट है लैंड डिग्रेडेशन। तो लैंड डिग्रेडेशन का मतलब क्या है? डिक्लाइन ऑफ क्वालिटी ऑफ सॉइल, चाहे वो वाटर हो गया, वेजिटेशन कंडीशन हो गया। ठीक है, ये कैसा होता है लैंड डिग्रेडेशन? या तो नेचुरल होगा या मैन मेड होगा। देखो पहले ये समझ लो, दो चीजें होती, समझा दूं क्या? अभी अभी समझ लो, हटाओ। एक है लैंड डिग्रेडेशन, ठीक है, डिग्रेडेशन, और दूसरा होता है सॉइल इरोजन। ये लैंड डिग्रेडेशन सिर्फ क्वालिटी की बात कर रहा है, क्वालिटी खराब हुई तो उसको लैंड डिग्रेडेशन कहते हैं। ठीक है, तो ये छोटा है, ये उसका फादर है। ठीक है, यानी इसी के अंदर ये लैंड डिग्रेडेशन डिग्रेडेशन वाली भी बात आती है। क्वालिटी तो जैसे मान लो प्लास्टिक, जैसे यहाँ मैंने लिखा है मैन मेड में हम क्या कर रहे हैं? प्लास्टिक मिला दिए, तब भी क्वालिटी खराब हुई। नेचुरल में क्या होता है? जैसे विंड और वाटर के थ्रू, जो मान लो जो लैंड का जो ऊपर वाला लेयर होता है जिसमें ह्यूमस होता है, वही साफ हो गया, तो मेन क्वालिटी तो सॉइल का वही होता है, ह्यूमस वाला। अब उसी को पानी बहा के ले गई, तब भी क्वालिटी खराब हो गई। तो बस क्वालिटी खराब हो रहा है तो हम उसको लैंड डिग्रेडेशन बोल देते हैं। सॉइल इरोजन में क्या होता है? ये वॉश्ड अवे हो जाए, ठीक है ना, ऊपर का लेयर ही कट के कहीं चला जाए, उसको हम सॉइल इरोजन कहते हैं। ठीक है, तो सॉइल इरोजन का एक छोटा सा पार्ट है लैंड डिग्रेडेशन। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। कारण क्या है लैंड डिग्रेडेशन के? तो लॉस ऑफ वेजिटेशन ड्यू टू फॉरेस्टेशन, डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन ज्यादा हो रहा है जिसकी वजह से जो पेड़ वगैरह हैं वो धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं। ठीक है, अब पेड़ खत्म हो रहे हैं, जैसे ये पेड़ है, इसका पत्ता गिरा, सॉइल में मिला, ह्यूमस क्रिएट हुआ, ये तो आप खत्म कर दिए। अब ये खत्म कर दोगे तो सॉइल की क्वालिटी खराब होगी। ओवर ग्रेजिंग, ओवर ग्रेजिंग का मतलब होता है वो जो जानवर होते हैं जो घास वगैरह चरते हैं। अब देखो इसमें भी बता रहा हूँ, इतना तो डिटेल में कोई नहीं बताएगा बच्चा जैसा। ये देखो जैसे ये प्लांट बना रहा हूँ मैं, तुम इमेजिन करके देखो, मान लो तुम गाय भैंस कुछ भी हो। अब गाय भैंस क्या है ना,
वो कट नहीं करती है यहाँ से, वो ऐसे दांत दो, समझ लो ना, मुंह ऐसे खोला, ऐसे पकड़ा और वो खींच लेते हैं, तो ये जड़ से निकल जाती है। समझ पा रहे हो इस चीज को? ये छोटे छोटे जो घास हैं, प्लांट्स हैं, इसको ऐसे दांत से पकड़ के वो खींचती है और फिर चबाने लगती है। तो ये जड़ से ही निकल गया तो यहाँ पे ये मतलब बड़े नहीं होंगे। तो ओवर ग्रेजिंग करने से भी क्या होता है, सॉइल की क्वालिटी खराब होती है। नेक्स्ट है नन एडॉप्शन ऑफ एडिक्वेट सॉइल कंजर्वेशन मेजर्स, यानी हमने कुछ अच्छा ऐसा एडॉप्ट नहीं किया कि हमें सॉइल के बारे में सोचना है। चलो अभी तो प्लांट्स के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन अभी हम सॉइल को कंजर्व कैसे रखते हैं, उसमें खाद वगैरह मिलाएं, ये सब के बारे में नहीं सोचते हैं। सोचते भी कब है, अगर उसमें हमको खेती करनी है तो भाई खाद डालेंगे, ऐसे हम नहीं सोचते कि सॉइल को कंजर्व करना चाहिए। अनसस्टेनेबल फ्यूल वुड एंड फॉडर एक्सट्रेशन, यानी कि वो जो जलावन के लिए जो लकड़ियां होती हैं, उसके लिए भी हम बहुत गलत तरीके से इनको क्या करते हैं, डिस्ट्रक्शन इसका करते हैं या काटते वाटते हैं। नेक्स्ट है इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ एग्रोकेमिकल्स, यानी वही फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स वगैरह डालना, जिससे भी सॉइल की क्वालिटी डिटोरिएट होती है। ठीक है, देखो उस नज़र से देखोगे कि हाँ सर प्रोडक्शन तो बढ़ जाता है, हाँ प्रोडक्शन बढ़ जाता है, बट जो सॉइल की नेचुरल क्वालिटी है ना, वो धीरे धीरे खराबी होती है। एक्सट्रैक्शन ऑफ ग्राउंड वाटर इन एक्सेस ऑफ रिचार्ज कैपेसिटी, ये मैं बताता हूँ थोड़ा सा। जैसे मान लो तुम शहर में रह रहे हो, पटना में रह रहे हो, बहुत अच्छी बात है, अगल बगल पूरा घर ही बना हुआ है। अब बारिश हुआ, ये बादल हो गए, देखो मेरी ड्राइंग खराब है, हंसना नहीं है, ये बारिश हुई, यहाँ पे तुमने वो पाइप बना रखा है, ये पाइप सीधा रिवर में जा रहा है। अगर मैं तुमसे पूछूं जस्ट इसके नीचे पानी जा रहा है क्या, ये जो बिल्डिंग है इसके नीचे पानी जा रहा है, तो बोलोगे नहीं सर, ये तो इस नाली से सीधा रिवर में जाके मिल रहा है। तो बात समझो, अच्छा तुमने मोटर लगा रखा है और पानी तुम नीचे से खींच रहे हो, यहाँ तो पानी जमा हुआ ही नहीं ना। समझ पा रहे हो, सिटीज में ही ग्राउंड वाटर डिप्लीशन का सबसे ज्यादा केस है। आने वाले 5-10 सालों में मेरे को लगता है 90% जो इंडिया के सिटीज हैं वहां नीचे पानी ही नहीं बचेगा। क्यों? हम रिचार्ज नहीं कर रहे हैं। बात समझ रहे हो? तुम यहाँ पानी भेज नहीं रहे हो, लेकिन तुम पानी निकालते जा रहे हो, तो कुछ बचेगा ही नहीं, नीचे नीचे बचेगा नहीं, तो फिर तुम्हारा मोटर है, तुम कितना भी पानी खींचो पानी आएगा ही नहीं, क्योंकि तुम नीचे नहीं भेज रहे हो। ड्रेन्स वगैरह का अच्छा व्यवस्था कर दिया है, वो सीधा जाके मतलब सीधा वहाँ रिवर्स वगैरह में पहुंचा देते हैं, तो नीचे पानी कौन पहुंचाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू इंडियन एग्रीकल्चर 174 मिलियन हेक्टेयर्स जो है, यानी 50% ऑफ टोटल एरिया फेसिंग द सीरियस प्रॉब्लम ऑफ लैंड डिग्रेडेशन। ठीक है ना, यानी 53% में देखा जाए तो लैंड डिग्रेडेशन, यानी वहां की क्वालिटी सॉइल की खराब हो चुकी है। आगे चलते हैं, डिग्रेडेशन ऑफ फॉरेस्ट और डिफॉरेस्टेशन। तो डिग्रेडेशन बोलो या डिफॉरेस्टेशन, डिफॉरेस्टेशन का मतलब क्या है, परमानेंट डिस्ट्रक्शन ऑफ इंडिजीनियस फॉरेस्ट एंड वुडलैंड, यानी सीधा पेड़ को काट देना। कंसिक्वेंस क्या होगा, ज्यादा बाढ़ आएंगे, क्योंकि इनकी जो जड़ें होती है वो पानी को सोखती भी हैं और रोकती भी हैं। सॉइल इरोजन होगा, ये मैंने बता दिया है, ये पेड़ है, पेड़ ही नहीं रहेगा, उसके जो पत्ते वगैरह गिरते गिरते थे, ऊपर में जो सॉइल होगा ह्यूमस वो इंक्रीज होता है, लेकिन ये तो बचा ही नहीं। हैवी सिल्टेशन ऑफ डैम्स एंड चेंजेस इन क्लाइमेट। सिल्टेशन मतलब ये समझ लो कि जैसे छोटे मोटे पौधे रहते हैं ना, तो वो मिट्टी को पकड़ के रखते हैं, नहीं तो मिट्टी क्या होता है, काफी लूज हो जाती है। ठीक है ना, तो वो होगा। मूवमेंट भी बहुत चलाए गए हैं, जैसे पीको मूवमेंट है, चिपको मूवमेंट है। पीको मूवमेंट शायद साउथ एरियाज में चलाया गया था, जस्ट लाइक चिपको मूवमेंट की तरह था। सॉल्यूशन क्या है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा एफॉरेस्टेशन, पेड़ लगाने चाहिए और नेशनल पार्क्स वगैरह बनाना चाहिए। ठीक है, जू वगैरह नहीं कि जानवरों को देखने जा रहे हैं, कोई कंकड़ मांग रहा है, ये सब नहीं। नेशनल पार्क बना दो जिसमें बहुत सारे जानवर छोड़ दो, वो अपने अकॉर्डिंग जैसे वो रह रहे थे जंगल में वैसे ही वो जंगल में रहे। ठीक है, डिस्टर्ब उनको ना किया जाए। चलो आगे है, देखो पढ़ाते पढ़ाते मैं फील करता हूँ अब, क्योंकि रेगुलर 25 या 28 वीडियो में बना चुका हूँ, तो मेरे को फील होता है कि मैं पढ़ाते पढ़ाते फ्लो में आ जाता हूँ, तो ना मैं हंसी मजाक करता हूँ, ना मैं थोड़ा स्लो चलता हूँ, काफ़ी फास्ट चलने लगता हूँ। देखो मैं सच सच बताता हूँ, इसके पीछे रीज़न क्या है, शायद तुम लोगों को अच्छा लगे खराब लगे। जैसे मान लो कोई भी बच्चा आ रहा है या एग्ज़ाम के लिए जा रहा है, 2 दिन बचा है, 3 दिन बचा है उसके एग्ज़ाम के लिए, उसने इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ा, या कोई भी जो भी मैं इस चैनल पे वीडियो बना रहा हूँ, तो वो आया
और वीडियो देखा, 40 मिनट का ही वीडियो था, उसको मैक्सिमम आउटपुट, ये कभी कभी आप कैलकुलेट नहीं करते, ये कैलकुलेट करना सीखिए कि मैंने 40 मिनट दिया अगर इस वीडियो पे, तो मेरे को आउटपुट क्या मिला है। 40 मिनट में सिर्फ पढ़ाई मिली या बहुत कुछ। तो अगर आप देख रहे हो कि नहीं 40 मिनट में पूरा चैप्टर अच्छे से कवर हो गया, मेरे को समझ में आया, छोटे छोटी चीज़ों को भी बताया गया, तो आपके लिए तो ये बहुत अच्छी बात होनी चाहिए अगर आप ऐसे सोचो तो। और अगर आप जो खास तौर पे जो कोचिंग्स वगैरह ऑफलाइन चलते हैं, ठीक है, मैं भी देखता हूँ, तो वहाँ क्या है कि मान लो 1.5 आवर का क्लास है, या मान लो ये 40 मिनट का ही क्लास है, 10 मिनट पढ़ाया गया है और 30 मिनट मस्ती हुई है, इधर उधर की बातें, समझ रहे हो ना, ये होता है। अब तो तुम बड़े भी हो गए हो, 10th में रहते तो बात अलग थी, अब 12th में आ गए हो। तो यहाँ पे तुम जब एफिशिएंसी चेक करोगे ना, तो कुछ एफिशिएंसी नहीं है। क्यों? इधर उधर पढ़े तुम सिर्फ 10 ही मिनट, पढ़ाई पे जो बात हुई वो सब 10 मिनट हुई है। तो इसीलिए मेरा फोकस होता है कि कोई सीरियस बच्चा है, उसके पास समय कम है, वो जल्दी से अपने सिलेबस को, इसीलिए मैं थोड़ा फोकस हो जाता हूँ पढ़ाने पे। दूसरा, समय कम लगे तुम्हें, ठीक है ना। मैं हंसी मजाक इधर उधर की बातें ज़्यादा करूँगा, या जिसका कोई सर पैर नहीं है इस चैप्टर से, वो रिलेटेड नहीं है, तो होगा क्या, टाइम लंबा चला जाएगा, टाइम लंबा जाएगा। अब देखो इसमें भी जो सीरियस स्टूडेंट है वो पसंद करेंगे इस चीज़ को, और बाद बाकी अदर जो स्टूडेंट होंगे वो बोलेंगे सर तो कुछ मजाक ही नहीं करते, कुछ बोलते ही नहीं, कुछ अपने बारे में बताते ही नहीं। जहाँ जरूरत लगेगा मैं बताऊंगा, कुछ पूछना हो कुछ भी तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज करो, मैं वहाँ जवाब दूंगा, ना तो मैं पर्सनली आपके लिए वीडियो बना दूंगा अगर कोई प्रॉब्लम दिक्कत है तो पढ़ाई को लेके, ठीक है। क्योंकि 40 मिनट में ही बताओ, 40 से 50 मिनट का वीडियो ही रहता है, इसमें मैं क्या ही मजाक कर दूं, है ना। तो वो है, 2 घंटा 3 घंटा का लेक्चर रहता तो समझ में आता कि उसमें हंसी मजाक करना है, क्योंकि आप बोर फील करोगे, ठीक है। चलो, और सामने में रहते भी नहीं ना हो कि हाँ किसी की थोड़ी टांग खिंचाई हो गई तो मजा आ गया, उसको भी मजा आ गया, मुझे भी मजा आ गया, क्लास को भी मजा आ गया, ठीक है। चलो नेक्स्ट है सॉइल इरोजन। तो सॉइल इरोजन अभी बताया, सरफेस सॉइल वॉश्ड अवे, यानी सबसे ऊपर का जो लेयर है उसको बहा के कोई ले गया, एक्सेस रेन हो गया, फ्लड हो गया, ठीक है। एयर से भी हो सकता है, तेज हवा चलती है तो ऊपर का जो होता है वो लेके उड़ जाता है। मेन रीजन इसका क्या है, डिफॉरेस्टेशन। क्यों? क्योंकि अगर पेड़ रहेगा तो उसके जड़ मट्टी को पकड़ के रहते हैं, तो चाहे पानी आए चाहे एयर है वो उस चीज को पकड़ के रखेगा। और अगर ऐसा नहीं होगा, पेड़ नहीं रहेंगे, तो वो उसको बहा के और उड़ा के ले जाएगा। इंडिया में देखा जाए तो 17% जो वर्ल्ड पॉपुलेशन है, 20% लाइफ स्टॉक की पॉपुलेशन है, 2.5% ऑफ वर्ल्ड ज्योग्राफी का जो एरिया है वो हमारा है, यानी हाई डेंसिटी है, जिसमें हम लैंड का और फॉरेस्ट्री का यूज कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है बायोडाइवर्सिटी लॉस, ठीक है। ये क्या है, वेरिएबिलिटी अमंग लिविंग ऑर्गेनिज्म फ्रॉम ऑल सोर्सेज, यानी हमारे यहाँ पे देखा जाए तो काफी वेरिएबिलिटी है, हर तरीके के जानवर आपको ठंडे गर्म पानी वाले सब मिल जाएंगे, ठीक है। देख लेते हैं, जैसे टेरेस्ट्रियल वही जो लैंड पे रहते हैं, मरीन, वाटर में, या अदर एक्वेटिक इकोसिस्टम। अब ह्यूमन लेड एक्टिविटीज की वजह से क्या हो रहा है, इनका जो हैबिटेट है जहां वो रहते हैं वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो रहा है, ठीक है। तो ये नहीं करना है, इसका सॉल्यूशन क्या है, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन या नेशनल पार्क ये सब बनाया जाए। मेरे को तो वो भी पसंद नहीं आता है, लेकिन चलो उसमें एक मैं सुनता हूँ या कहीं मैंने पढ़ा था कि उनके कंजर्वेशन उनको कोई दिक्कत नहीं हो रही हो इसलिए कैमराज वगैरह लगाए हो। लेकिन मेरा जहां तक मानना है ना कि कैमरा एक ऐसी चीज है ना, जैसे मान लो आप अपने घर में जैसे हो, आप पढ़ाई करते हो, ठीक है, जैसे भी सो के बैठ के घूमते हुए जैसे भी, अगर कल एक कैमरा लगा दिया जाए ना, आप देखोगे आपका खुद का बिहेवियर पूरा बदल गया, है ना। आप एकदम वैसे नहीं हो, विदाउट कैमरा जैसे रहते हो आप बिल्कुल वैसे नहीं हो। वैसे ही ये पढ़ा गया है, आर्टिकल में दिया गया है कि जानवर भी जो रहते हैं, जो फॉरेस्ट वगैरह में रहते हैं, अगर वहां तुम कैमरा लगा के रखे हो ना, या तो उनको पता चल जाता है कि कुछ बाहरी चीज है, ये नेचर की चीज तो नहीं है, उन्हें पता चल जाता है, वो तोड़ फोड़ भी देते हैं। और दूसरा, वो वैसे बिहेवियर अपना शो नहीं करते जैसे नॉर्मली वो कर रहे थे, ठीक है ना। तो ये कैमरा वैमरा लगाने की कोई जरूरत नहीं है, उनका अपना लाइफ स्टाइल है, उसी में उनको छोड़ देना चाहिए, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट है एयर पोल्यूशन। तो एयर पोल्यूशन क्या है,
तो प्रेजेंस ऑफ मटेरियल जो कि क्या है, हार्मफुल हमारे लिए भी है और इन्वायरमेंट के लिए भी है। अब क्या देखा गया, हाई कंसंट्रेशन इंडस्ट्री एंड थर्मल पावर प्लांट्स, यानी ये जो एयर पोल्यूशन हो रहा है वो मेनली देखा गया इंडस्ट्रीज के थ्रू और थर्मल पावर प्लांट्स। अब बोलना तो नहीं चाहिए, तो ये तो गवर्नमेंट का ही है और ये प्राइवेट वाले लोगों का है, ठीक है। अब कौन किसे कंट्रोल करेगा वो समझ लीजिए आप। तो वैक्यूलर एमिशन से देखा जाए जो व्हीकल्स के थ्रू हो रहा है, तो 1951 में क्या देखा गया, 3 लाख व्हीकल्स थे। 2003 में क्या देखा गया, 6.7 करोड़ व्हीकल्स थे। 2011 में क्या देखा गया, 14.18 करोड़ है ये। अब आप मेरे को बताओगे 2011 है ना, तो अब 2025 में बता दो कितना होगा, ठीक है। एक अंदाजा लगाना है, ऐसा नहीं कि एकदम करेक्ट तुम बता दोगे, एक अंदाजा लगा के बताओ कि कितना हो गया होगा। अब उतने व्हीकल्स चल रहे हैं तो उतना वही पेट्रोल डीजल खर्चा हो रहा होगा, उतना एयर पोल्यूशन हो रहा होगा, ठीक है। इंडिया इज वन ऑफ द 10 इंडस्ट्रियलाइज नेशन ऑफ द वर्ल्ड, यानी 10 इंडस्ट्री वाले जो कंट्रीज हैं उसमें एक इंडिया का भी नाम है। सीपीसीबी आइडेंटिफाई, यानी सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, इसने क्या आइडेंटिफाई किया है, 17 ऐसी कैटेगरी है इंडस्ट्रीज की जो क्या कर रहे हैं, पॉल्यूशन काफी ज्यादा फैला रहे हैं, ठीक है। नोटिस वगैरह भी भेजे जाते हैं, वो थोड़ा सा देख लेंगे हम सीपीसीबी को लास्ट में। तो सम वेज टू कंट्रोल एयर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के कुछ तरीके हैं, वो क्या क्या है। पहला है पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज करो, जैसे दिल्ली मेट्रो। दिल्ली मेट्रो का मैं सबका तो नहीं कह सकता, लेकिन कुछ लोगों को मैंने देखा है कि वो अच्छा अच्छा कार भी ओन कर रहे हैं, लेकिन फिर भी अपना दिल्ली मेट्रो क्योंकि सुविधाजनक है, अपना गए, एसी वगैरह रहता ही है, दूसरे प्लेस पे पहुंच गए, वहां से उनका ऑफिस बस 5 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पे, वॉकिंग भी हो गई। ऐसे क्या है, वो अपना व्हीकल लेके निकलते, उससे पॉल्यूशन होता अलग, जाम होता अलग, और उनका खर्चा भी लगता है वो अलग। ऐसा नहीं है मेट्रो में खर्चा नहीं लगता, कंपेरेटिवली लो लगेगा। प्रमोशन ऑफ क्लीनर फ्यूल्स, ठीक है ना, जैसे सीएनजी हमें व्हीकल्स में यूज करना चाहिए, ठीक है। यूज ऑफ क्लीनर फ्यूल्स इन हाउस होल्ड, अब घर में एलपीजी यूज करना चाहिए। एलपीजी इसलिए लाया भी गया था क्योंकि बहुत लोग जो वो जो लकड़ी वगैरह है वो जलाते थे, अब उससे क्या होता था, वुमेन्स वगैरह जो होती थी जो खाना बनाती थी, उस धुएं को, कार्बन मोनोऑक्साइड बार बार लेने से ना लंग्स में पानी जम जाता था, ये एक तरह की बीमारी ही है। तो वो सब ना हो इसीलिए प्रमोट किया गया एलपीजी को। क्यों, ये पॉल्यूशन कम, बस तुम ये याद रखना ना, जो किसी भी चीज को जला रहे हो और वो जितना काला धुआं दे रहा है वो उतना गंदा है, ठीक है। अब तुम देखोगे एलपीजी चलता है घर में, तुम्हारे ब्लू ब्लू लाइट है और कोई काला धुआं एकदम नहीं निकल रहा है, तो इसीलिए वो क्या है, क्लीनर फ्यूल है। प्रमोशन ऑफ क्लीनर टेक्नोलॉजी, हमें ऐसे ऐसे टेक्नोलॉजीज का यूज करना चाहिए जो काफी क्लीनर हो। स्ट्रेंथनिंग ऑफ एमिशन स्टैंडर्ड, ठीक है, एमिशन स्टैंडर्ड को हमें स्ट्रेंथन करना चाहिए कि नहीं, किसी एरिया में पोल्यूशन बढ़ रहा है उस पर कंट्रोल किया जाए। स्ट्रेंथनिंग ऑफ द मॉनिटरिंग एंड रिपोर्टिंग सिस्टम, इसके लिए वो सब बनाया गया, आप लोग देखते ही होंगे, पीएम 2.5, पीएम 10, ये आपके मोबाइल्स वगैरह में भी दिखाता है। जो पीएम जितना छोटा है ना वो उतना खतरनाक है। पीएम मतलब प्राइम मिनिस्टर नहीं है बबुआ, पीएम का मतलब है पार्टिकुलेट मैटर, पार्टिकुलेट मैटर, ठीक है। 2.5 यानी बहुत छोटा हो गया, 10 थोड़ा सा 2.5 कर मुकाबले देखा जाए तो बड़ा हुआ, ठीक है। चलो नेक्स्ट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये क्या है, अलाउ फ्यूचर जनरेशन टू हैव ए पोटेंशियल एवरेज क्वालिटी ऑफ लाइफ, यानी जैसे हमें जो चीजें नेचर से मिली हैं एटलीस्ट वही उतना उन लोगों को भी मिले। एचडी का ओरिजिन आईयूसीएन में हुआ था 1980 में, ठीक है। स्ट्रैटेजीज क्या है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए, यूज ऑफ नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, नॉन कन्वेंशनल हम लोग पढ़ चुके हैं, तो जैसे सोलर एनर्जी का, विंड एनर्जी का यूज करें। सोलर एनर्जी का कैसे, क्योंकि हमारा जो भारत है ये ट्रॉपिक आधा के बाद ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में आता है, तो यहाँ इस एरिया में हीट, नीचे वाले जो एरिया है यहाँ हीट ज़्यादा है, तो यहाँ हम सोलर प्लांट्स का यूज़ करें। विंड एनर्जी को, अब ये साइड वाले जितने एरिया है यहाँ पे हम विंड एनर्जी का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हवा चलते रहती है। नेक्स्ट है यूज़ ऑफ क्लीनर फ्यूल्स, अब अर्बन एरिया में हम क्या करें, सीएनजी का यूज़ करें, सीएनजी गैस का फ्यूल्स के लिए। रूरल एरिया में क्या करें, हम एलपीजी का यूज़ करें और गोबर गैस प्लांट बनाएं, ठीक है ना, उससे इलेक्ट्रिसिटी मिल जाएगी, ठीक है। स्टैब्लिशमेंट ऑफ मिनी हाइडल प्लांट्स, ठीक है ना, जो माउंटेनियस रीजन है
तो वहाँ के जो स्ट्रीम्स है उसको यूज़ किया जा सकता है, उससे इलेक्ट्रिसिटी, वही हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के बारे में आपने सुना होगा। पानी गिरेगा, टरबाइन है, टरबाइन नचेगा, नचेगा मैकेनिकल एनर्जी से फिर इलेक्ट्रिक एनर्जी में वो कन्वर्ट होगा। ठीक है। ट्रेडिशनल नॉलेज एंड प्रैक्टिसेस को लाया जाए। ऑल प्रैक्टिसेस कैसे कैसे, जो एग्रीकल्चर में हमारे पुराने टाइम में यूज़ होते थे, हेल्थ केयर में, हाउसिंग में, ट्रांसपोर्ट में। आयुष पे ध्यान दिया जाए, पिछले चैप्टर में पढ़े हैं। आयुर्वेदा, यूनानी, सॉरी आयुर्वेदा, योगा, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी एंड नेचुरोपैथी। ओल्ड सिस्टम वाज इन्वायरमेंट फ्रेंडली, यानी हमारा जो पुराना जितना भी सिस्टम था वो सब इन्वायरमेंट फ्रेंडली था, वो इन्वायरमेंट को ज़्यादा पोल्यूट नहीं करता था, तो हमें उन चीज़ों को वापस लाना चाहिए। नेक्स्ट क्या है, यूज ऑफ बायो कंपोस्ट। ठीक है ना। राइजिंग डिमांड ऑफ ऑर्गेनिक फूड, ऑर्गेनिक फूड का काफ़ी डिमांड चल रहा है, और ऑर्गेनिक फूड में खाद के लिए आपको बायो कंपोस्ट का ही यूज़ करना होता है। ठीक है। फार्मिंग, फार्मर्स होना चाहिए, फार्मिंग स्टार्टेड मेकिंग कंपोस्ट, फार्मर्स मतलब कंपोस्ट वगैरह बनाना शुरू कर चुके हैं। चेंज इन अनसस्टेनेबल पैटर्न ऑफ कंजप्शन एंड प्रोडक्शन। ठीक है ना। लोगों का परचेजिंग पावर बढ़ रहा है, तो वेस्टफुल कंजप्शन वो ना करे, और मेरा ऐसा मानना है कि वेस्टफुल कंजप्शन मतलब डबल डिजिट्स में बढ़ गया है। ठीक है। अभी मैं बताता हूं कैसे, क्या लिखा है, इसको काउंटर करने का तरीका क्या है, थ्रू एजुकेशन एंड पब्लिक अवेयरनेस। तो भैया यही तो किया नहीं जा रहा, मैं तो कर भी दूं और करूंगा ही। मतलब समझो, पहले तुम 100 रुपये कमाते थे, अब तुम 1000 रुपये कमाने लगे, अब तुम 1 लाख रुपया कमाने लगे। ये बहुत कम समय में हुआ है, ये नहीं कि तुमको बहुत समय लगे, 100 से 1000 जाने में कम समय लगा, और 1000 से 1 लाख। अब तुम क्या समझते हो ना कि कंजप्शन करना ही जीवन है। याद रखना है, तुम जितने रिसोर्स खरीदते हो ना, उस रिसोर्स के वजह से उसमें टाइम भी उतना लगता है। ठीक है ना। कैसे समझाऊं, जैसे हाथी खरीद लेना बड़ी चीज नहीं है, हाथी को पालना बड़ा मुश्किल है। ठीक है। उसमें खर्चे उतने लगते हैं। तो वही चीज है। अब देखो, पहले के जमाने को याद करो थोड़ा सा, ऐसा नहीं था कि पहले के लोग एकदम सभी गरीबी थे। तो ऐसा नहीं कि हर दिन टी शर्ट बदल रहा है, हर दिन पैंट बदल रहा है। अब याद रखो, टी शर्ट पैंट रोज बदल रहे हो, यानी उतना तुम खरीद के रखोगे, उतना तुम खरीद के रख रहे हो, नया नया चीज खरीदे हो, तो उतना इंडस्ट्री बना भी तो रही होगी। समझ पा रहे, ये सब कहीं ना कहीं एक गेम है, बहुत कनेक्टेड गेम होता है। उसके बारे में अभी नहीं, कभी स्पेशली इस पर मैं वीडियो बना दूंगा। ऐसे मान लो कि कोई मूवी देखते हो, अब मूवी में, अब वो कोई एक्टर है, अब एक्टर को मान लो मैंने कोई सर्टेन टाइप का सूट दे दिया। अब इन चीज़ों को फॉलो पहले कौन करते हैं, तो सिटीज़ के लोग करते हैं। जो भी सिटीज़ के लड़के होंगे, वो सब भाई यही सूट खरीदना है, ये हीरो पहना था मैं भी पहनूंगा। ये चीज़ फिर गांव में पहुंचता है, गांव के लोग भी अब उतना सोच समझ नहीं पा रहे। मैं बोलता हूँ पहले के टाइम से ना समझदारी का लेवल घट गया है, एजुकेशन सबके पास ज़्यादा है। तो होता क्या है कि भाई ये कूल लग रहा है मैं भी करूंगा। अब ये कूल तो हो क्या रहा है ना, ये जो ब्रांड था, इस ब्रांड ने थोड़ा सा पैसा खर्चा किया, 1 लाख 2 लाख रुपए, इस एक्टर को वो सूट पहना दिया। अब इस एक्टर के पहनने की वजह से इसका जो सेल्स है वो बढ़ गया। ठीक है। अब ये चीज सिटी में भी जा रही है, सिटी से गांव में भी जा रही है। लेकिन पहले के लोग एक शर्ट पैंट जो भी पहनते थे, वो जब तक उसका हालत खराब ना हो जाए, फट ना जाए, और समझ रहे हो ना, तब तक वो उस चीज को यूज करते थे। हमारा क्या हो गया है, हर महीने एक नया टी शर्ट, एक नया जीन्स, एक नया शू। तो बात समझो, उस हिसाब से इंडस्ट्रीज भी बहुत चल रही होंगी, जितनी इंडस्ट्रीज चल रही हैं पॉल्यूशन भी उतना ज्यादा हो रहा होगा। तो ऐसा नहीं सोचो कि यही लाइफस्टाइल है और यही सही है। ये चीज सही बनाई जाती है सबके दिमागों में डाल के, क्यों, कि सामने वाले का जो सामान है वो बिकता रहे। ठीक है। अब तुम एक और चीज नोटिस करोगे, वो पॉपुलेशन ही खत्म होते जा रही है ना जो बिगड़ी को बनाने पे ध्यान दे। ये बात मेरी याद रखना, बिगड़ी को बनाने में ना मेहनत कम लगता है, नया चीज खरीदने में मेहनत ज्यादा लगता है। लेकिन अब लोगों का ध्यान क्या है, जैसे देखो, 2-3 एग्जांपल देके बताता हूँ। मोबाइल फोन याद रखो, अगर अगर तुम तो अभी कितने साल के होगे, 17 साल के होगे, 17-18 के शायद। लेकिन अगर तुमने भी 7th-8th में फोन खरीदा है, तो तुम्हारा फोन पहली बार खराब हुआ होगा ना, तुम उसको बनवाने गए थे, दूसरी बार भी खराब हुआ, तीसरी बार भी खराब हुआ, तुम बनवाए हो, नया फोन नहीं खरीदे हो। लेकिन आज के टाइम पे तुम देखो, महीने महीने लोग फोन बदल दे रहे हैं। क्यों, बस छोटा छोटा एक्सक्यूज है भाई, ये नहीं सब, इसका कैमरा क्वालिटी उस लेवल का नहीं है, या ये ऐसा नहीं कर पा रहा है, बस तुरंत तुरंत ये काम हो रहा है। बाइक्स को लेकर तुरंत तुरंत हो रहा है ये काम।
समझ रहे हो? तो बिगड़ी को इसी तरीके से ये सारी चीजें रिश्तों में भी आ गई हैं कि ठीक है, देखो सब इंसान एक दूसरे से अलग अलग है, मेरे थॉट प्रोसेस कुछ अलग है, तुम लोग का थॉट प्रोसेस कुछ अलग है। इनफैक्ट जो मैं चीजें बता रहा हूँ, हो सकता है कुछ बच्चे जो हैं उसको किसी और तरीके से लेंगे, कुछ हो सकता है निगेटिव भी ले सकता है, कुछ बच्चे पॉजिटिव लेंगे, तो सबका थॉट प्रोसेस अलग है। लेकिन क्या हो कि जैसे मान लो जो बच्चा निगेटिव है वो भी बोले कि सर मेरे को तो आपका बात समझ नहीं आया, आप मेरे को थोड़ा और बताओ। ये तरीका है चीजों को बनाने का। एक तरीका है कि नहीं बकवास कर रहे हैं सर, फालतू का चीज बता रहे हैं, ये सब गलत है। तो ये चीज हम उस चीज को जो बिगड़ी हुई है उसको बना सकते हैं। पहले याद करो ना, ये दूसरा एग्जांपल लेता हूँ शूज का। शूज फटते थे तो हम सिलाने जाते थे मुची के पास। अब ऐसा हो रहा है क्या? नहीं, हम नया शूज ही खरीद ले रहे हैं। तो सोचो जिस कंपनी ने उस शूज को बनाया होगा फैक्ट्री तो चली होगी, फैक्ट्री चली होगी तो भाई पॉल्यूशन भी हुआ होगा। तो ये चीज थोड़ा है जो, लेकिन क्या है, इन चीजों को जानबूझ के ये मत सोचो कि तुम ऐसे इन चीजों को देखते हो, तुम्हारे दिमाग में ये सब चीजें प्रिंट की जाती है कि जो एक ही कपड़ा बार बार पहन रहा है वो बेवकूफ है, और जो नया नया बार बार बदल रहा है ना स्टाइलिश है, रॉयल है, और क्या बोलते हैं उसको, ग्रूमिंग कर रहा है। ये सब फालतू का कॉन्सेप्ट है, ये सब तुम्हारे जेब से पैसे निकलवाने के तरीके हैं। ठीक है, तो ये सब थोड़ा ध्यान देना चाहिए, पढ़ाना चाहिए इन चीज़ों को, लेकिन थोड़ा स्कूल एजुकेशन सिस्टम में ये सब चीज़ें हैं नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। सीपीसीबी क्या है? तो वही सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, 1974 में बना। ये क्या करता है? मॉनिटर करता है क्वालिटी ऑफ वाटर का, 125 रिवर्स का। अवेयरनेस प्रोग्राम चलाता है, वाटर एयर क्वालिटी लैंड पोल्यूशन से रिलेटेड रिपोर्ट्स वगैरह निकालना, मैनुअल्स निकालना, कोड्स गाइडलाइंस, एयर क्वालिटी को एक्सेस करना कि हाँ भाई इस सिटी का एयर क्वालिटी काफ़ी पुअर होते जा रहा है, यहाँ पे कुछ मेजर्स लेने चाहिए, इसको ठीक करना चाहिए हमें। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। आई होप आप लोगों को लेक्चर काफ़ी एंटरटेनिंग, अच्छा और समझ में आया होगा। मेरा लिटरल पॉइंट ये रहता है, एक तो जो भी किताब मैं रेफर कर रहा हूँ वो किताब की कोई भी चीज़ छूटे ना, और दूसरा कि आपको समझ आना चाहिए। ठीक है, नोट्स आपको ऐसे ही मिल जाएगा। मेरे वीडियोस को पहले देखा करो, ठीक है ना, फिर क्या है, नोट्स को जाके डाउनलोड कर लिया करो, टेलीग्राम का लिंक है ही, टेलीग्राम से फिर नोट्स ले लिया करो, और फिर एक बार देखो कि हाँ चीज़ें जो सर ने बताई थी वो मेरे को याद आ रही हैं कि नहीं, कि हाँ ये ऐसे है, ये शॉर्टकट में सर लिखा है ऐसे है, लेकिन इसका मीनिंग ये है। और उसके बाद अगर हो सके तो एक बार किताब रीड कर लो। ठीक है ना, एक सिंपल रीडिंग दे दो, तुम्हारा काम फिनिश हो जाएगा। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, वॉचिंग नहीं मैं तो बोलूँगा शेयरिंग। आप भी शेयर करें अपने दोस्तों को वीडियोज़ वगैरह। ठीक है, और आप बिल्कुल ऐसे ही हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खाइए पीजिए, मस्त रहिए। ठीक है, अपना ख्याल रखिए। फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट एंड टेक केयर।